कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मानसून सेशन शुरू होता है फिल्म कॉमेडी ऑफ एरर मणिपुर पे। ओह सॉरी, बहुत सीरियस बात है तो मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। कॉमेडी ऑफ एरर मानसून सेशन के नाम पे सदन में चल रहा था, मणिपुर में नहीं। महुआ मोइत्रा आती है और इन्हें महिलाओं की बड़ी चिंता है। तो आइए कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि इस देश के आपराधिक आंकड़े हैं, और ये आंकड़े बताएंगे कि किस साल में कितनी औरतें कहां किस स्टेट में मिसिंग है। तो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2016 में जहां 9000 से अधिक औरतें मिसिंग हुई तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में लगभग 4500 के आसपास, तो बंगाल में आपको पता ही ये आंकड़े कितने थे। बंगाल में ये आंकड़े जो है ये लगभग 24,923 थे। जी 24,923। चलिए 2017 के भी आंकड़े देख लेते हैं। तो 2017 में भी लगभग 9500 के आसपास तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में 4500, तो वेस्ट बंगाल में बढ़ गया 24,000 की जगह इस बार 28,000 पहुंचते हैं। ये वही दौर था जब पंचायत इलेक्शन उस वक्त भी चल रहे थे। लेकिन महुआ मोइत्रा को चिंता तो भाई मणिपुर की थी। मणिपुर के बारे में बात करेंगे इसी शो में करेंगे, लेकिन आगे करेंगे। 2018 में तमिलनाडु में आंकड़ा अगर 10,000 था तो 31,000 बंगाल में और उत्तर प्रदेश में 5700। बाप रे बाप, इतना अंतर। 2019 में 11,000 बंगाल में, एक बार फिर से 31,299 और 5800 उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से 2020 में 12,000 तमिलनाडु में, 27,434 बंगाल में और 5,000 उत्तर प्रदेश में। कुल मिला के 4 सालों में बंगाल में 1,34,000 औरतें गायब हो गई। लेकिन महुआ मोइत्रा तो मणिपुर पे भाषण दे रही थी। इसको बोलते हैं अटर हिपोक्रेसी। खैर, इन सभी हिपोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं द वन एंड ओनली रबीश कुमार। नमस्कार रबीश जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत। करते हैं दलाली चीन की यार, नंबर 1 यूट्यूब चैनल है मेरा यार। नमस्कार, मैं रबीश कुमार। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये घर आम लोगों का है। आम लोग जो इस पे पत्थर से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये वो आम लोग हैं जो ओलंपिक में मेडल लाने का ख्वाब देख रहे हैं। सर लोग नहीं, मुसलमान 700-800 की भीड़ मुसलमान की थी जो कि हिंदुओं पे पत्थर मार रहे थे। जी, इन ख्वाबों को चकनाचूर करने का प्रयास किया गया बुलडोजर के द्वारा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने इस पूरे होटल को जमींदोज कर दिया। अपराध ये है, और ये अपराध की श्रेणी में क्या आता है, पत्थरबाजी करना। देखिए, 2 तरह से बातें हो सकती हैं। किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को अच्छा फील्डर बनना है। अपने अपने ख्वाब हैं। क्या इन गरीबों के ख्वाब को चकनाचूर करने का सुनियोजित प्रयास नहीं है? ऐसे लोगों को मोनू इज योर अंकल, मोनू इज इन सर मोनू इज अ हेड। वो 1980 वाला उत्तर प्रदेश का आपको याद है? ये जैसा विवाद में चल रहा है, बिल्कुल सेम टेम्पलेट पे उस वक्त जो है पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को इन्होंने ब्लेम किया था। टेम्पलेट वही है सर, लोग बदले। आइए अब हम गोबर से खाद बनाने की विधि के बारे में जानें। अरे सर, जा कहाँ रहे हैं? अरे जो आबिद हुसैन, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट था नूह में, उसके FIR कॉपी के बयान तो पढ़ लो। अरे नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर। 700 लोग जो थे ना, वो अब्दुल मोनू नहीं। सर चलेगा। तो ये थे सबसे दुनिया के खतरनाक डिफेंडर और अटैकर। डिफेंडर मतलब ये फुटबॉल के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ,
और अटैक जो करने वाले हैं वो भी फुटबॉल के संदर्भ में, गोल तो दनादन मोनू पे ऐसे मारा जैसे रोनाल्डो ने मारा हो या मेसी ने मारा हो, और डिफेंड ऐसे करते हैं जैसे कि भाई मत ही पूछो, ये दवाल हो, राहुल द्रविड़ हो, उस टाइप के डिफेंस करते हैं, लेकिन एक खास कम्युनिटी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विडंबना ये है कि एक बार फिर से विडंबना ने आत्महत्या कर ली है। बिहार में एक जबरदस्त कॉमेडी हुई है। वो क्या है कि मरीजों को जब लगाया जाता ना कि सूसू जहां से निकले, तो उसके लिए एक थैली आती है विशेष प्रकार की सरकारी अस्पतालों में, अब वो नहीं थी। तो भाई डॉक्टर्स ने क्या किया कि लगा दी कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके अंदर, जी, विशेष अंग पे, और रवीश कुमार उसी विशेष अंग का सहारा लेते हैं मूत्र विसर्जन के लिए। खैर उस पे नहीं जाएंगे। तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे मूत्र विसर्जन करते हुए तेज तर्रार तेजस्वी यादव सरकार, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर वही है यार, इस पे एक है हमारे बिहार के मिनिस्टर जो माल फूकते हो, बोले कि जनता का राज है और जनता के राज में अब अस्पताल में यही हालत होती है, क्योंकि सरकार तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जो है वो पीएम की रेस से बाहर हो गए, क्योंकि यूट्यूबर पत्रकार जो है, यूट्यूबर जो पत्रकार है, जो चाइनीज यूट्यूबर पत्रकार है, वो कह रहे हैं कि भाई शेर आया शेर आया शेर आया, और राहुल गांधी सदन में आया, मतलब अपना पीएम कैंडिडेट वापस आ गया। इसको देखने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि यही है, अच्छा सिला दिया लालू यादव, यही करा रहा है। वैसे विडंबना ये भी है इस देश में कि सदन में बयानबाजी को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने कहा, अब देखिए ऐसा है कि भाई सदन में जो है भाषण की शैली जो है वो गुंडे और मवालियों की तरह हो गई। अब कौन बताए कि भाई हाँ, अब शहाबुद्दीन तो सदन में नहीं है ना, वरना शहाबुद्दीन बताता है कि कितनी जो है सौम्यता के साथ और कितनी सरलता के साथ, सहजता के साथ जो है वो बात की जाती है सदन में। वो तो शहाबुद्दीन ही बताएगा ना भाई। एकदम लालू जी ठीक बोले हैं। तेज तर्रार तेजस्वी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे बिहार के सांसद चिराग पासवान ने गिनाने का प्रयास किया था कि पिछले 1-1.5 महीने में बिहार में जिस प्रकार से ब्लास्ट हो रहे हैं, दरभंगा में दंगे हो रहे हैं, जिस प्रकार से दलित युवती के साथ अत्याचार हो रहे हैं बेगूसराय से लेकर के गया में, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा ये तो पैरेलल वर्ल्ड में हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में बिहार में तो जनता का राज है। जनता के राज में देखिए एक नया रोजगार का सृजन हुआ है, झूठ नहीं बोल रहे, माई कसम बोल रहे हैं। जनता का इतना जबरदस्त क्रेज है कि नया रोजगार सृजन में 1 करोड़ की बैंक डकैती हाजीपुर के एक्सिस बैंक में हो गया। मतलब कमाल ही हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि यार गजब अभिषेक भैया। अब देखिए 1 करोड़ लूट करके जो भी देने गए, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत बड़े एंटरप्रेनर हैं, क्योंकि वो रोजगार ही देंगे। वो पैसे लूटे गए हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार दिए होंगे। रोजगार के लिए मसलन कट्टे का व्यापार, बंदूक कहीं से तो खरीदे होंगे, आपको भी लगता है ना, कहीं तो खरीदे होंगे जो सटा के लूटे होंगे। सुबह सुबह लूटने के लिए बाइक चाहिए, तेज तर्रार स्पीड बाइक को, पेट्रोल वाले को, तो एक पूरा इको इकोनॉमी जनरेट करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है, जिसपे अच्छा खासा फोकस है इन लोगों का, क्योंकि पिछले 6 महीने में ये मुझे लग रहा है 6 बार बैंक डकैती हो गई है। तो जिस हिसाब से बैंक डकैती का बिहार में स्कोप बढ़ रहा है, आने वाले समय में बैंक खुद बोलेंगे कि भाई तुम लोग यहीं रहो, हम किसी और स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि पैसा रखने के लिए तो लोग यहाँ दे के जाते हैं, लेकिन उनका पैसा कहाँ सेफ है। सेफ्टी से याद आया कि बिहार में सेफ्टी पे आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बिहार पुलिस ने इतना जबरदस्त अभियान चलाया था कुछ साल पहले कि एक आदमी जो है बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, कपार में गोली मार दिया, पुलिस वाला मार दिया जी। तो आप सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं करते। सेफ्टी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन बिहार, राइट। आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिहार पुलिस ने कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दिया, नहीं होना ही चाहिए, लेकिन एरोगेंस की बात कर रहे थे। चलिए अब कॉमेडी ऑफ एरर जो कुछ भी चल रहा था उसके अगले हिस्से में पहुंचते हैं और बात करते हैं द वन एंड ओनली राहुल गांधी के बारे में। भाई राहुल गांधी अपने आप में एक मतलब स्टार है, स्पीसीज अंतिम प्रकार का है, सरकार को ध्यान देना चाहिए।
मैं केंद्र सरकार से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इस आदमी को प्रिजर्व किया जाए। इस आदमी चूंकि विवाह नहीं कर रहा, लेकिन प्रिजर्व तो करना पड़ेगा, ये आखिरी स्पीसीज है। वरना सदन में जिस हिसाब से इस आदमी ने फ्लाइंग किस किया और मोहब्बत की दुकान खोली, तो जॉर्ज पुनैया खुद बोले यार ये तो जबरदस्त एक्टर है यार, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए, ये कहां इंडिया में फंसा हुआ है। हालांकि प्रियंका चतुर्वेदी ने डिफेंड किया, बोला देखिए जो ये फ्लाइंग किस किया है ये मोहब्बत की दुकान थी। इस पे मेरे जैसे एक किसी बेकार से यूट्यूबर ने पूछ लिया कि अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग वाले प्यार की दुकान खोल रहे क्योंकि मुस्लिम लीग को राहुल गांधी ने सेकुलर कहा। इस पे चरण चाटुकार जो चीनी दलाल यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन्होंने कहा हम चाट के साफ कर देंगे सारे गुनाह राहुल के, आप कुछ मत कहिए राहुल पे, देखिए ये हमारे बाप हैं और हमारे बाप पे आप बोलेंगे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त तो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को जब नकुलनाथ और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बुलाया तो इस पे एक चरण चाटुकार यूट्यूबर अजीत अंजुम को भी नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि अगर तुम यही कर रहे हो तो यार बीजेपी और इसमें अंतर क्या है। लेकिन मुझे जैसे पत्रकार ने फिर बताया कि नहीं अंतर है, ढोंग में और कालनेमी के जो है स्टाइल में अंतर होता है। आप समझिए ओरिजिनल वाले क्यों यही है, ये सदन में नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि देखो किसने जो है 1966 में आइजॉल में बम गिराए थे भारत माता के छाती पे, भारत माता के लोगों पे। खैर विपक्ष जो 5 मिनट तक मोदी को सुन नहीं सकता, वो कह रहा है कि 2024 में हम मोदी को सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे। उखाड़ के मोदी को फेंकेंगे या अपने कोई विशेष स्थान के बाल वाल उखाड़ने की बात कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कम से कम एटीट्यूड देख करके कि उखाड़ के कुछ फेंकने की हिम्मत रखते हैं। अब एक घाक कांग्रेसी कपिल सिब्बल के बारे में बात करते हैं। इसने भी बड़ा कमाल है, बोला कि रेफरेंडम करा लेना चाहिए कश्मीर में। मैं मिलोड, वैसे मिलोड ने भी खूब रेला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक रेफरेंडम इसके गाल पे जिस प्रकार से प्रशांत भूषण को किसी ने दिया था, वैसे ही रेफरेंडम की आवश्यकता है कपिल सिब्बल को भी, क्योंकि इसी रेफरेंडम से पता चलता है लोगों का आक्रोश। और आपको पता है डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया गया शासन, जो कि नीतीश कुमार कह रहे हैं बिहार में है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। तो बहुत गहमा गहमी के बाद मानसून सेशन अब अंत की तरफ जा पड़ा। मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर इस प्रकार के जो है सदन, मुझे लगता है सालों भर चलने चाहिए, क्योंकि सदन चलने से हमें कंटेंट मिलता है कॉमेडी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए, और ये पता चलता है कि नेता किस प्रकार से दूर तय कर सकता है। जैसे कट्टर बेईमान के बारे में बात करना जरूरी है। आप लोग भी कहेंगे कि बिना केजरीवाल के कैसे केजरीवाल, अरे बड़ा अनोखा आदमी है। मानसून सेशन से पहले कह रहा था, नमस्कार जी नमस्कार, अगर दिल्ली का विधेयक राज्यसभा में हम सब एकजुट हो गए तो मोदी सरकार को पास नहीं कराने देंगे जी, और ये मोदी सरकार की हार होगी। सेमीफाइनल में ही हम मोदी सरकार को हरा देंगे जी। 2024 का ये सेमीफाइनल है जी। क्लिप चला दो भाई। किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, क्यों क्या हुई, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। As I've already said, this will be almost like a semi-final for 2024. 2024 का सेमीफाइनल मान लीजिए, और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है, ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं, तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। अरे तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से, और मेरा दिल कहता है ये बिल पास नहीं हो सकता संसद से। भाई कैसी लगी आगे स्वाद। तो सदन में दिल्ली में सर्विस बिल पे बहस शुरू हो गई, और जैसे बहस शुरू हुई अमित शाह से लेकर के सब लोगों ने अलग अलग नामकरण दिए, लेकिन कट्टर बेईमान जैसे शब्द भी गूंजे।
लेकिन इसी बीच राघव चड्ढा ने कहा देखो अब ऐसा है कि एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी के ये सदस्य हैं और जिनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूं, ये लोग जो हैं वो देखेंगे और बताएंगे कि सर्विस बिल पास होना है जी नहीं। उसमें सुधांशु त्रिवेदी से लेके कई लोगों के नाम डाल दिए गए, उनसे बिना पूछे। हाँ, तो केजरीवाल ने भी नहीं पूछा तो भाई राघव चड्ढा ने भी नहीं पूछा। सोचा कि भाई कंसेंट की क्या जरूरत है, किसी से नाम डाल दो, अपने ही लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यही चलता है हमारा। कंसेंट तो उसने कपूरथला में हाउस में इंगेजमेंट के लिए परिणीति चोपड़ा से पंजाब के सीएम से नहीं लिया, तो सदन में भी सोचा कि कंसेंट लेने की क्या आवश्यकता है। चलो इस पे ठीक है। वैसे सर्विस बिल पे हारने के बाद और ये पूरा महागठबंधन हारने के बाद अब जोर शोर से लगा हुआ है कि अगले बार इनको औकात दिखाएंगे, इनको हरा के दिखाएंगे चुनाव में, और ऐसा हराएंगे 2024 में कि हम खुद इस बात के लिए लड़ेंगे कि विपक्ष का प्रमुख नेता बनेगा कौन। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।